हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को रिटर्न भरना होगा। तो जो जीएसटी है उसके तहत जो रचना योजना है उसमें जो रिटर्न भरना होता है वो त्रैमासिक भरना होता है, यानी कि 3 महीने में एक बार। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसमें वोटिंग अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं, यानी इसमें जो वोटिंग होती है वो किस आधार पर होती है। तो समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अकॉर्डिंग, यानी जो टाइम टू टाइम जितनी भी कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं उनको एक कोटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधारों का उद्देश्य करना था, यानी जो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्मेशन हमारे देश में स्टार्ट हुआ इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिया हुआ है उत्पादन में वृद्धि। तो उत्पादन में वृद्धि तो इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो लैंड रिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। दूसरा है ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति में वृद्धि, यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसको भी बढ़ाया जाए। आर्थिक विकास के साथ वितरण न्याय भी सुनिश्चित करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे लैंड रिफॉर्मेशन के। अगला क्वेश्चन है उत्पाद का एक विक्रेता, प्रवेश के लिए कम बाधाएं, अभिन्न वैकल्पिक उत्पाद तथा सही जानकारी में कौन शुद्ध एकाधिकार का एक लक्षण है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एकाधिकार का एक लक्षण है। तो पहले हम आपको एकाधिकार के बारे में बता दें कि एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। मोनोपोली हम उसको कहते हैं जहाँ पर कोई मार्केट हो जहाँ पर केवल एक एकाधिकार हो। सपोज दैट कोई एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर केवल एक दुकानदार है। अब वो दुकानदार कोई सामान सस्ता बेचेगा, महंगा बेचेगा, अच्छा बेचेगा, ख़राब बेचेगा, बट हमें उसी से ख़रीदना पड़ेगा। तो उसी को हम नॉर्मल नाम दे देते हैं मोनोपोली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोनोपोली में प्रमुख इसकी कौन सा एक लक्षण है। तो उत्पाद का एक विक्रेता, तो मैंने अभी आपको बताया, तो एक इसका ये लक्षण होगा। अच्छा, बाकी के देखें ऑप्शन गलत क्यों हैं। प्रवेश के लिए कम बाधाएं, तो ये बिल्कुल इससे संबंधित ही नहीं है। अभिन्न वैकल्पिक उत्पाद तथा सही जानकारी, तो इनमें से कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही लक्षण मिल रहा है, उत्पाद का एक विक्रेता। तो यहाँ पर एक यही आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कांदला में पहली ईपीजेड की स्थापना कब हुई थी। तो कांदला में ईपीजेड की स्थापना हुई थी 1965 में। तो कांदला जो है ये गुजरात में है। अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो यहाँ पर कांदला पड़ता है, और कांदला का नाम बदलकर कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये जाना जाता है। ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र का पोर्ट है। इवन भारत के साथ साथ ये एशिया का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो 1965 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2017 में आरबीआई ने MCLR का अध्ययन करने के लिए एक आंतरिक अध्ययन समूह का गठन किया था। ये क्या था। तो MCLR ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार करने के लिए आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2017 में। अगला क्वेश्चन है जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर हमारे पास कोई स्किल है और हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो उसको जनरली सामान्य कौशल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभियांत्रिकी, कागज़ और पल्प, टेक्सटाइल, तापीय ऊर्जा उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, तो इसमें पानी का प्रयोग नहीं होता। कागज़ और पल्प में पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमें बाकी के भी ऑप्शन देखने हैं। टेक्सटाइल में भी पानी का प्रयोग होता है, लेकिन हम एक और ऑप्शन देखें, तापीय ऊर्जा उद्योग। तो सबसे ज़्यादा जो पानी का कंज्यूम होता है वो पानी कंज्यूम होता है तापीय ऊर्जा और उद्योग में। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा तापीय ऊर्जा का। सामान्यतः एक विकासशील देश के बेरोजगारों की वजह क्या होती है। तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पर जो प्रमुख बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण होता है वो होता है उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। अगला क्वेश्चन है कि एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है एनडीसी का। तो जो एनडीसी है इसके जो पदेन सचिव होते हैं वो योजना आयोग के ही सचिव होते हैं। डेबिट और क्रेडिट की दृश्य और अदृश्य मदें किसका हिस्सा होती हैं। तो भुगतान, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कहीं ना कहीं भुगतान होता है। भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही।
तो भारत चाइना और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही है? अगर इसकी बात करें तो भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था वो 62 में हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 में हुआ था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी, 51 से लेकर के 56 थी। दूसरी जो योजना थी वो 56 से लेकर के 61 थी, और तीसरी जो थी वो 61 से लेकर के 66 थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके पहले हमारे देश में कुछ हालात ख़राब हो गए थे, जैसे भारत चाइना का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके अलावा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, साथ ही साथ उस समय हमारे देश में अकाल पड़ गया था। तो इस वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल थी। साथ ही साथ में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसकी विफलता के बाद हमारे देश में एक क्रांति शुरू की गई, जिसको नाम दिया गया था हरित क्रांति। और इसी के साथ साथ हमारे देश में इसी समय योजना अवकाश यानी तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में एक हॉलीडे प्लानिंग आ गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मंदी क्या होती है, रिसेशन क्या होता है? तो अगर मंदी की बात करें तो माल की पर्याप्त मांग की कमी के कारण उत्पादन और रोजगार में कमी। इसको साधारण शब्दों में समझते हैं कि आखिर मंदी कैसे होती है। आज का उदाहरण लेके अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बंद हैं, या दुनिया की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। चले हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक का। हम कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न बढ़ रहा है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ रही है। तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड तो मार्केट में है, अभी भी है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी होगी। लेकिन लॉकडाउन के चलते कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। तो जब ये बंद है लेकिन मांग है, तो इसकी मांग में हो गई कमी। मांग की कमी है, लॉकडाउन की वजह से उत्पादन में कमी आ गई। अच्छा, जब उत्पादन नहीं है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं, तो रोजगार में भी कमी आ गई। तो ऐसी स्थिति को ही हम नाम दे देते हैं मंदी, यानी कि रिसेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2017 में भारतीय दिवालियापन बोर्ड यानी कि IBBI ने सूचना उपयोगिता के लिए मानकों को आसान बनाया है। सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां अब पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी रख सकती हैं या ऐसी कंपनियों में कुल मतदान शक्ति अधिकार रख सकती हैं, तो वो है 100%। इसके बाद है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को किसके अनुसार नापा जाता है, तो नेशनल इनकम। एक वीडियो जल्दी ही शुरू करेंगे जिसमें इकोनॉमी के सारे चैप्टर हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो नेशनल इनकम होती है वो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बताती है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति के साथ जोड़ा जा सकता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। अभी पहले ही मैंने बताया कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में एक हॉलीडे प्लान हो गया था, जिसकी वजह से ये जो समय था यहाँ पर हरित क्रांति 1966 के आसपास हरित क्रांति हमारे देश में आई थी। किस पंचवर्षीय योजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन करता है, तो IBRD ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन करता है। भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये निर्णय कौन करता है, तो कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। अक्टूबर 2017 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को उन कंपनीज पर कितना दंड जुर्माना लगाने का निर्देश दिया जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारक मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का यहाँ पर बैन लगाया गया था। ब्रुनोई, दारुसलाम, कंबोडिया, वियतनाम, भारत में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, तो आपको ध्यान देना है भारत एशियान का मेंबर नहीं है। खरीदार का बाजार उस स्थान को दर्शाता है, यानी खरीदार का जो बाजार होता है ये उसको दिखाता है जहाँ पर मांग आपूर्ति से अधिक होती है। तो कोई व्यक्ति सामान कब बेचता है, जब उसके पास उसकी आपूर्ति, जो उसकी आवश्यकता है उससे उसकी आपूर्ति ज़्यादा होती है। तो उसको साधारण शब्दों में समझिए, खरीदार का बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहाँ मांग आपूर्ति से अधिक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई फल मंडी है। अब इस फल मंडी का एक दुकानदार है जिसके पास मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है, और उसके पास हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि उसके पास 500 किलो मैंगो है। तो ये 500 किलो में मैंगो जो उसकी है ये उसकी मांग नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है,
उसे कितना आम चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो चाहिए, इससे तक नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके पास ज़्यादा है ना, तो जितना इसके पास आम ज़्यादा है वो उसको क्या करेगा, बेच देगा। बेचने के लिए किसी मार्केट की आवश्यकता होगी। तो खरीदार का बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहाँ मांग आपूर्ति से अधिक होती है। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक इसके क्या होते हैं, तो होते हैं लेनदार। कोई भी कंपनी के जो डिबेंचर धारक होते हैं उनको लेनदार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट और 1 रुपए के सिक्के और कम मूल्य के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। छोटी सी जानकारी आपको और दे दें कि हमारे देश में जितने भी कॉइन हैं और जो हमारे देश में 1 रुपए का सिक्का है, ये भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अलावा 2 रुपए से लेकर 2000 तक के जो नोट होते हैं ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी वजह से जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और 2 रुपए से लेकर 2000 के जो नोट होते हैं इन पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। तो श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचयन, यानी श्रम का कोई औद्योगिक क्षेत्र हो उसको सेवा यानी पब्लिक सेक्टर में उसको जो है सर्विस सेक्टर में ऐड कर दिया जाए, तो उसी को नाम दे दिया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है निरक्षरता का उच्च स्तर, यानी हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, वो और ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है, वो मशीनों का प्रयोग कर सकता है जिसकी वजह से वो लेबर भी ज़्यादा कर सकता है। तो यही कारण है कि भारतीय पश्चिमी देशों के कंपेयर में हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं ये थोड़े से कम स्किल्ड हैं, जिसका प्रमुख कारण है निरक्षरता का उच्च स्तर, यानी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी कि SAU सार्क देशों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 8वीं, 9वीं, 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि लक्ष्य दर पूरी तरीके से पार हो गया था। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। तो RK शनमुखन चेट्टी जी ने किया था। FRDI विधेयक 2017 का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करना है। एक बार अधिनियम किए जाने पर FRDI विधेयक 2017 की जगह कौन ले लेगा। तो जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और इसके अलावा अब इसके मल्टीपल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।